हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ NK सिंह एंड यू आर वाचिंग NKS एकेडमी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर 5 और लेक्चर 6 में हमने कंसेप्ट्स और उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। लेक्चर 6 में हमने कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स किए थे और लेक्चर 5 में कुछ फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स किए थे। आइए अब इस वीडियो सेशन में हम लोग किसी भी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर में अगर कोई कैविटी है तो उस कैविटी के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, कौन सा रीजन होगा? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड। क्लियर है? और ध्यान इस बात का रखें, आपके दिमाग में हो रहा हो कि सर सॉलिड हो और कंडक्टिंग हो उसके अंदर भी तो कैविटी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। तो एक्चुअली मैं कंडक्टर आपको अलग से डिस्कस करके बताऊंगा, जिसके 3-4 लेक्चर्स आएंगे। तो कंडक्टर्स के अंदर में कैविटी, उसके अंदर में कोई चार्ज का डालना, बहुत सारी तरह की जो डिस्कशंस हैं वो हम लोग कंडक्टर्स वाले क्लास में करेंगे। तो अभी फिलहाल कैसा कर रहा है, नॉन कंडक्टिंग रीजन के अंदर में अगर कोई कैविटी बन गई, यानी कोई ऐसा जगह बन गया जहां पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी चार्ज नहीं है, वहां पे मटेरियल नहीं है, तो वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी। आइए देखते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इसमें एक कैविटी है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, और इस सॉलिड जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसकी रेडियस कैपिटल R है। इसमें चार्ज ना दे करके क्या दिया गया है? चार्ज डेंसिटी। राइट, जितने रीजन में चार्ज है तो जितने रीजन में चार्ज है उस डिवाइडेड बाई उसकी वॉल्यूम। बस वॉल्यूम किसकी? तो जितना रीजन चार्ज है उसी का, तो चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? रो। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुने, कैविटी के अंदर हमें क्या करनी है? इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, ये हमें डिस्कस करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। पहले छोटी सी चीज कुछ ऐसे समझते हैं। आपको पता है कि हमारे पास अगर कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो इसके इनसाइड के किसी पी पॉइंट पर जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पे है, राइट, इंटेंसिटी कितनी होती है? वो आपने पढ़ा है KQ/RQ इंटू स्मॉल r। यही मैंने आपको बता रखा है, डिराइव तो नहीं किया है लेकिन इसका रिजल्ट मैंने आपको मेमोराइज जरूर करवाया। सो KQ/RQ इंटू स्मॉल r, यही होती है इंटेंसिटी इनसाइड अ पॉइंट। अब ध्यान से सुनिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रिजल्ट को हम डेंसिटी के टर्म में लाना चाह रहे हैं। किसके टर्म में? डेंसिटी के टर्म में। अब सोचिए, थोड़ा K को हम तोड़ लेते हैं, 4πε0, राइट, और Q को रखते हैं, R को रखते हैं और R का Q। अब सोचिए डेंसिटी क्या होती है? अगर इसकी पूरी डेंसिटी रो है, राइट, तो डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगी? 4/3πRQ। अब सोचिए जहां जहां चार्ज है वहां वहां 4/3πRQ इंटू रो तो डाल ही सकते हैं। अब इस रिजल्ट को इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या हमें मिलने वाला है? रो टाइम्स ऑफ 4/3πR का Q इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R का Q। कुछ क्वांटिटी कैंसल्ड होंगी और फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला? आप अगर गौर से देखें, ρ/3ε0 इंटू स्मॉल r। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एग्जैक्टली यही है, बस इसको हमने डेंसिटी में लिखा है और इसको चार्ज के टर्म में लिखा है। तो ये थोड़ा काम करता है इस वाले केस में, इसलिए मैंने आपको पहले डिराइव कर रखा है इस रीजन में, मतलब इस टर्म में, रो के टर्म में। क्लियर? तो हमने क्या सीखा? हमने बस यही सीखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो फॉर्मूला होती है इनसाइड में Q के टर्म में, अब रो के टर्म में कैसे होगी? तो 1/3 रो, राइट, बाई ε0 टाइम्स ऑफ r। r जहां क्या है? डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस है। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, जरा वो भी देख लेते हैं। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऑब्वियसली क्या होगी? E विल बी ρ/3ε0 r वेक्टर हम लिख सकते हैं। बिल्कुल, r क्योंकि सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस है और पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से इंटेंसिटी जस्ट आउट साइड होती है, तो r लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों साइड में अगर मॉडुलस यूज करेंगे तो r की मॉडुलस आ जाएगी। सो ये ठीक है, इस तरह से हम चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं। अगर यही निगेटिव चार्ज होता तो r वेक्टर ना होकर के क्या होता? -r वेक्टर। यहां पे क्या लगाते हैं? माइनस। क्लियर है? तो चलिए, ये रिजल्ट आपके दिमाग में पहले होनी चाहिए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इस कैविटी के अंदर के किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब इसको निकालने के लिए हमें पहले एक लॉजिक समझना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक ये है, कैविटी का मीनिंग क्या है? अगर मैं इस सेक्शन को देखूं और ऑब्जर्व करूं तो कैविटी है यानी कोई मटेरियल नहीं है।
अगर मैं चार्ज के ख्याल से देखूं, चार्ज के रेस्पेक्ट में सोचूं, तो यहां पे कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। फिलहाल हम अभी चार्ज से ही इंटरेस्टेड हैं, हमें मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं, अगर कैविटी बनानी है मतलब चार्ज फ्री स्पेस बनानी है। कैविटी का मतलब फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं? चार्ज फ्री रीजन। तो एक ऐसा रीजन है जहां पे चार्ज नहीं है। तो क्या हम इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? हम इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि जो चार्ज, जिस तरह की चार्ज डेंसिटी इन सारे जगह पर फैली हुई है, कैविटी में भी वही चार्ज प्लस भर दें और उसी जगह पर सेम चार्ज डेंसिटी डालें, लेकिन निगेटिव साइन का। तो जितना प्लस हम डालेंगे और उतना ही माइनस डालेंगे, तो क्या इस रीजन का चार्ज पूरा कैंसिल हो जाएगा? सोचो, जितना चार्ज मैंने, जिस डेंसिटी का चार्ज यहां पे डाला है मैंने, उसी डेंसिटी का अगर मैं पॉजिटिव कर दूं, मतलब पूरा का पूरा भर दूं पॉजिटिव से, और जिस रीजन में कैविटी है उसी रीजन में सेम डेंसिटी का अगर मैं नेगेटिव चार्ज डाल दूं, तो क्या एक कैविटी वाली फील आएगी? जस्ट इमेजिनरी कंसेप्ट है, राइट? जस्ट सोचो इसको। तो कहने का ये मतलब कि जहां कुछ भी नहीं है वहां हम प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन तो सोच ही सकते हैं। प्लस और माइनस मिलके क्या होगा? जीरो। बस वही मैं यहां पे फंडा यूज कर रहा हूं। तो क्या पूरे सिस्टम को, क्या मैं इस तरह से सोच सकते हैं? मान लो कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज फिल्ड स्पेस, सेम डेंसिटी रो वाली, राइट? और प्लस प्लस दिस। क्लियर है? इस तरह से सोच सकते हैं। हाँ, और इसका लोकेशन कहाँ है? ऑब्वियसली यहाँ नहीं है, इसका लोकेशन जहां पे दी गई है वहां पे है। और लोकेशन कहाँ है वो सब क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो अभी पहले सिस्टम समझते हैं कि क्या हम कैविटी वाले सिस्टम को एक कंप्लीटली फिल्ड स्फीयर जिसकी डेंसिटी प्लस रो है और एक माइनस रो वाली डेंसिटी वाली कोई सिस्टम को हम सोच सकते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन को सोच सकते हैं। और कॉम्बिनेशन हमें खास तरीके से सोचना है, मतलब जहां पे ये है वहीं पे हम यहां पे डालेंगे। क्लियर? अगर यहां पे अगर होगी तो हम यहां पे डालेंगे, जहां भी मुझे कैविटी करनी है वहां पे उस सिस्टम को वहां डाल देना है। तो पहले आप इस चीज को पहले फील कीजिए, फिर सवाल तो बहुत आसान है। क्लियर है? तो अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई तो आइए बात करेंगे कि भाई इसके किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी। क्लियर? लेकिन ध्यान रहे, कैविटी के अंदर जब भी हम जाएं तो हम मन में सोचते रहें कि एक्चुअली हम कहां हैं। तो एक्चुअली हम किसी निगेटिव चार्ज के रीजन में हैं और साथ साथ हम किसी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में हैं। दोनों बातें एक साथ हो रही है। क्लियर है? अगर हम यहां पे कैविटी की बात करेंगे, कैविटी में मैं रहूंगा तो कैसी फील होनी चाहिए आपको? फील ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड के किसी पी पॉइंट पर हैं, ठीक है, और जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और आप साथ साथ एक कैविटी मतलब निगेटिव चार्ज की कोई रीजन है, आप उसमें भी हैं, यानी दोनों चीज में हैं आप। तो अगर मैं कैविटी में हूं तो क्या फील हो रही है? मैं कहां हूं? बड़े स्फीयर के इनसाइड के किसी पॉइंट पर जिसकी चार्ज डेंसिटी प्लस रो है, और आप साथ साथ किसी छोटे स्फीयर जो कि निगेटिवली चार्ज है, सेम डेंसिटी है, उसके भी अंदर में है। आप एट ए टाइम दो चीज के इनसाइड में हैं। क्लियर है? अब चलिए इस सवाल को डिस्कस करते हैं। तो मुझे क्या फाइंड आउट करनी है? इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर। तो मैं फोटो फिर से आपको बनाता हूं और फिर डिस्कस करता हूं। सपोज कीजिए कि ये कैविटी यहीं पे कहीं थी, जनरल जगह है। मैं जनरल पॉइंट ले रहा हूं, जनरली यहां पे लेके बनाया करते, मैं जनरल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सपोज करो कि जो सेंटर है, इसकी सेंटर को मैं C1 कह लेता हूं और इसके सेंटर को मैं C2 कहता हूं। थोड़ा बड़ा साइज का बनाते हैं, थोड़ा फील ज्यादा अच्छे से आएगा। इसका सेंटर C1 और इसका सेंटर C2। क्लियर? कैविटी है ये। अब मुझे किसी P पॉइंट पर, सपोज करो ये ऊपर है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब सोचिए P पर इंटेंसिटी, P जो पॉइंट है, क्या वो दो सिस्टम के अंदर है? बिल्कुल। एक सॉलिड स्फीयर जिसकी चार्ज रो वाली और एक छोटी सी सॉलिड स्फीयर जिसकी चार्ज डेंसिटी माइनस रो। क्लियर है? अब P पे जो इंटेंसिटी होगी वो तो इसके वजह से भी होगी और साथ साथ पूरे सिस्टम के वजह से होगी, मतलब इस वाले सिस्टम के वजह से होगी और उस वाले सिस्टम की वजह से होगी। ऑब्वियस सी बात है। अब सोचो इंटेंसिटी होती किधर है? अगर मैं इसकी बात करूं तो इंटेंसिटी किधर होती है? जस्ट आउटसाइड। अगर निगेटिव होती तो जस्ट इनसाइड, सेंटर की तरफ, हमेशा सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन में ही होगी। अब सोचो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसके वजह से केवल बात करूं, मतलब छोटे वाले की वजह से बात करूं, तो उसका सेंटर कहां है? यहां। तो इंटेंसिटी जो होगी जस्ट इस साइड में होगी, राइट, जिसको मैं E2 लिख रहा हूं। क्लियर है? E2। और अगर मैं इसकी बात करूं, इस बड़े स्फीयर की बात करूं,
तो उसके वजह से इंटेंसिटी किस साइड होगी, जस्ट आउटसाइड होगी, लेकिन होगी सेंट्रल लाइन से आगे, जिसको मैं E1 बोल रहा हूं। E1 वेक्टर है और ये E2 वेक्टर। तो P पे जो नेट इंटेंसिटी होगी E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का वेक्टर सम। सोचो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का वेक्टर सम, वही होगी E पर नेट इंटेंसिटी। चलिए वो तो समझ में आ रहा है। अब इस चीज को अच्छे से समझते हैं। मान लो कि इसका सेंटर और इसका सेंटर किसी d डिस्टेंस पे है। कितने पे है, d डिस्टेंस पे है। क्लियर है? तो हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, अगर यहां से कोई सामने वाला वेक्टर लिखे तो हम d वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम E1 का वैल्यू लिखते हैं। E1 का वैल्यू, तो E1 की वैल्यू क्या होगी? सोचो E1 किसके वजह से है, पूरे सॉलिड स्फीयर की वजह से। इनसाइड के किसी P पॉइंट पर है इंटेंसिटी, अभी हमने डिराइव किया है ρ/3 ε0 × r, और r वेक्टर जस्ट ज्वाइन करने वाली। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूं ρ/3 ε0 और r जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां, अगर कुछ नाम ले लेते हैं इसका, तो ये r डिस्टेंस होगी C1, ये C1P होगी। क्लियर? C1P। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं C1P डिस्टेंस। अगर वेक्टर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर में हम ऐसे लिखेंगे C1P वेक्टर। क्लियर है? ये वेक्टर हमने लिख दिया। अगर मैं E2 की बात करूं, अगर मैं E2 की बात करूं तो सब कुछ वही होगा। अब E2 की बात मतलब मैं इसके वजह से हूं, निगेटिव में हूं, तो फर्क कितना पड़ेगा कि डायरेक्शन इस साइड में होगी। क्लियर है? तो वो होगी माइनस में, ये लिखते हैं वैसे ही है ρ/3 ε0। ठीक है, पीछे माइनस कर लेते हैं और वेक्टर तो हम यहीं से यहीं लेंगे। ठीक है, C2P वेक्टर। क्लियर है? C2P वेक्टर। या अगर आप माइनस नहीं करना चाहते हैं तो आप PC2 वेक्टर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वही कर लेता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। तो ρ/3 ε0 PC2 वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये हमने निकाल लिया। अब सोचो मेरे को नेट इंटेंसिटी चाहिए, तो E नेट क्या होगी? वो होगी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब सोचो E1 वेक्टर क्या है? E1 वेक्टर है ρ/3 ε0 C1P वेक्टर प्लस, फिर अगर मैं इस दोनों को ऐड करूं तो ये दोनों कॉमन हो जाएगा, मैं डायरेक्ट करता हूं, प्लस ये हो जाएगी PC2 वेक्टर। क्लियर है? अब एक चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करो। अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो तुमने ये पढ़ा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने पढ़ा है कि अगर एक वेक्टर ऐसे गई और एक वेक्टर कुछ इस तरीके से गई, तो ये वाली वेक्टर और ये वाली वेक्टर इसके सम के इक्वल। क्लियर है? या कुछ इस तरह से हो, ऐसे अगर हो जाए तो ये वाली वेक्टर प्लस ये वाली वेक्टर इस वाले वेक्टर के सम के। अब गौर से देखो, ये वाली वेक्टर, क्लियर है, मतलब C1P वेक्टर प्लस PC वेक्टर कुछ इस तरह का है। सोचो ये है आपका C1P वेक्टर और एक वेक्टर कुछ इस तरह से है और वो है PC2 वेक्टर। क्या उसका सम क्या इस वेक्टर के इक्वल होगा? C1 C2 वेक्टर के इक्वल होगा? बिल्कुल। तो वो क्या हो जाएगा? सोचो तो, अगर यहां पे ध्यान से देखो तो क्या होगा? ये दोनों वेक्टर मिलके C1 C2 वेक्टर हो जाएगी। C1 C2 वेक्टर, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे हो रही है, वो किस डायरेक्शन में हो रही है? C1 और C2 को ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, इसी लाइन में नेट इंटेंसिटी P पे हो रही है। इनफैक्ट P कहीं भी होगी, ये तो जनरल चीज आ गया ना C1 C2, हम हमारे PC2 पे या C1P पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। फाइनल रिजल्ट चाहे कहीं भी रखोगे तो फंडा तो वही आएगा, फॉर्मेट तो वही आएगा, यानी C1 C2 वेक्टर ही बार बार आने जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि कैविटी के अंदर के किसी P पॉइंट पर इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में होगी और वो हमेशा C1 और C2 को ज्वाइन करने वाले डायरेक्शन में होगी। और चूंकि C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो भी क्या होगा? फिक्स्ड होगा। C1 C2 की डिस्टेंस फिक्स्ड होगी। फिक्स्ड कितनी है यहाँ? D। यानी क्या सीख पाए हम लोग कि कैविटी के अंदर कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो होगी ρ/3 ε0 एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। टू सेंटर्स मतलब कैविटी के सेंटर और जो सॉलिड बॉडी है उसके सेंटर। क्लियर? और ये कैसी फील्ड होगी? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? कांस्टेंट वैल्यू की है और डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म है, तो कैसी होगी? यूनिफॉर्म। तो ध्यान रखेंगे कैसी फील्ड है ये? यूनिफॉर्म। एक बार जेईई में ये चीज पूछा गया था, कैविटी दे दिया गया था और कुछ ऑप्शंस थे जिसमें एक ऑप्शन ये भी था कि कैविटी के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी और डायरेक्शन किधर होगी? बेशक C1 और C2 के डायरेक्शन में।
क्लियर है? तो पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, तो मैं आपको एक डायग्राम के जरिए आपको बताता हूं कि कैसे इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, कैसे हम फील करेंगे अगर कैविटी अगर अलग अलग पोजीशंस पे हो तो। ठीक है, पहले कॉपी कीजिए इसको। आइए एक छोटा सा ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। सवाल ऐसा है, जो अभी हमने बॉडी लिया, उस बॉडी में एक कैविटी है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है और कैविटी यहां पे है, यहां से कुछ डी डिस्टेंस पे है। क्लियर है? बाकी फंडा तो वही है जो आप समझ रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए क्या है, यहां से लेकर के इसकी रेडियस भी कुछ गिवन है, स्मॉल आर, और यहां से कुछ खास डिस्टेंस होगी। चलिए मैं दे नहीं रहा हूं, बस आपको ऐसे ही ज्यूम कर रहा हूं। ये x है और आपसे क्या पूछा गया कि इंटेंसिटी आप बताएं o से लेकर के x तक, मतलब x एक्सिस में इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है अलग अलग पॉइंट्स में, यहां से लेकर के पूरे तमाम पॉइंट पर आपको प्लॉट करनी है। प्लॉट EX कर्व। सबसे बेटर है मैं आपको 4 ऑप्शंस दे देता हूं कि कौन सा पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए पहले आप ऑप्शंस पे सोचिएगा, मैं 3-4 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। पहली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन, और फाइनल ऑप्शन इस तरह से है। इस तरह से। ठीक है, और इसमें दोनों में एक और ऑप्शन ऐसे भी दे देता हूं। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शन को एक बार अच्छे से विजुअलाइज कीजिए। एक में ऐसे बढ़ती गई, फिर घटी, एक बार बढ़ी, कांस्टेंट रही, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर एक बार इसमें बढ़ी और कंटिन्यूटी में कांस्टेंट रही है, फिर यहाँ से बढ़ करके फिर बढ़ी, फिर घटने लगी, और यहाँ बढ़ी, फिर कांस्टेंट होकर के कुछ बढ़ी, फिर और बढ़ करके फिर इस तरह से हो गई। तो आपको ये बताना है कि कौन से ग्राफ पॉसिबल है अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पॉइंट्स पर इंटेंसिटी ड्रॉ करें आर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, पहले तो एनालाइज करते हैं चीजों को, क्योंकि जो भी ग्राफ हो वो बाद में हम लोग जज करते हैं, लेकिन पहले एनालाइज करते हैं कि ग्राफ होगी कैसे। तो पहले समझे कुछ छोटी छोटी चीज। क्या हम सॉलिड स्फीयर के अंदर में रहते हैं तो इंटेंसिटी हमेशा बाहर होती है अगर पॉजिटिव चार्ज है, और स्मॉल आर पे वो डिपेंड करती है, और उसका फॉर्मूला हमने आपको बताया है अभी, वो होती है ρ/3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। याद होगा आपको। अगर कोई कैविटी नहीं होता, सोचो अगर कोई कैविटी नहीं होता तो ग्राफ कैसे होती? सरफेस तक तो ग्राफ ऐसे होती, नो डाउट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और बाहर में आपको भी पता है नीचे आर स्क्वायर आ जाता है, तो इस तरह से ग्राफ हो जाती। तो ये कोई इशू नहीं है, यहां पे तो कोई इशू ही नहीं है। क्लियर है? लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि हम कैविटी के अंदर है, ध्यान से सुने अभी, अगर हम कैविटी के अंदर यहां से यहां ट्रेवल करें, केवल कैविटी के अंदर मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं, यहां से यहां ट्रेवल करें, तो कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमने सीखा है ρ/3 एप्सिलॉन नॉट d, जहां d इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू की है। तो हम कैविटी में, जब हम कैविटी के नजदीक रहेंगे, कैविटी में हम यहां से चालू हैं, तो यहां पे इंटेंसिटी कुछ खास वैल्यू की होगी और वो कांस्टेंट होगी। क्लियर है? तो ध्यान रहे, कैविटी के अंदर कांस्टेंट होती है, और जैसे ही हम स्फीयर के अंदर होते हैं, सॉलिड स्फीयर के अंदर होते हैं, तो इंटेंसिटी कुछ इस तरह से होती है। यहां पे देखोगे तो दोनों का मिक्सअप है, मतलब कैविटी भी मौजूद है, रास्ते, हमारे रास्ते में कैविटी भी आने वाली है, और हमारे रास्ते में हम इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स पे हैं, कुछ पॉइंट्स पे, और कैविटी के अंदर भी है। तो काफी अच्छा सवाल है ये। तो चलिए हम दोनों को मिला करके प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। जब तक हम कैविटी के सरफेस तक हैं, जब तक हम कैविटी के सरफेस तक हैं, सपोज करो कि यहां पे कहीं कोई कैविटी की सरफेस होगी, कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं, यहां तक कैविटी की सरफेस, और यहां से लेकर के यहां तक 2r, जहां तक कैविटी आई है, फिर यहां तक सरफेस है अपना कैपिटल आर। तो 3 रीजन में मैंने बांट दिया,
एक यहां से यहां तक, फिर एक पूरे रीजन और फिर यहां से यहां तक, और उसके बाद तो आउट ही है। क्लियर है? अब सोचिए कैसे होगी। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि जब तक हम अंदर में रहेंगे तब तक तो इंटेंसिटी ऐसे वेरी करेगी। तो मैं एक रफ ग्राफ इस तरह से मैं बना लिया। क्लियर है? लेकिन ये ग्राफ कहां तक होने वाली है? यहां तक, यहां तक। क्लियर है? जब तक हम अंदर हैं तब तक होगा बस। तो यही दिमाग लगाना है, जब तक अंदर है। तो जब तक अंदर है, अंदर कहां कहां है? या तो हम यहां वाले पार्ट में है या यहां वाले पार्ट में, यानी यहां से लेकर के यहां तक हमारा ग्राफ इस तरीके से जाएगा, लेकिन यहां तक जस्ट, और उसके बाद तो ग्राफ इस तरह से हो ही जाएगा। इतना तो आपको पता ही है। क्लियर है? अब यहां तक में तो देखोगे तो आपके पास कौन कौन सी ग्राफ दिख रही है? या तो सी दिख रही है, नहीं तो डी दिख रही है। ऐसा ही कुछ ये भी है, थोड़ा ग्राफ ऐसे है कुछ इस तरह से। तो ये दो ग्राफ वैसे ही दिख रही है। अब मैं ये जज कर लूं कि यहां पे इंटेंसिटी कांस्टेंट तो होगी ऑब्वियसली। कांस्टेंट में क्या यहां से यहां जाएगी कि ऊपर तक जाएगी, ऊपर से जाएगी? ये अगर जज कर ले तो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो कैसे जज करते हैं? सोचो जब हम यहां से लेकर के यहां तक है, ध्यान से देखना, तो ये जो डिस्टेंस है इसी से ना तुम इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हो, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। लेकिन जैसे ही तुम अंदर में जाओगे तो क्या ये वाली डिस्टेंस से इंटेंसिटी फाइंड करते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस d से फाइंड आउट करते हैं? d से, C1 और C2 से फाइंड आउट करते हैं। तो d तो इस वाले डिस्टेंस से काफी बड़ा हो गया। तो अचानक से इंटर करते ही हमारा r का कैलकुलेशन ना होकर के किससे कैलकुलेशन होगा? r से d से हो जाएगा, जो कि बड़ा सा वैल्यू हो गया। तो ऐसा है कि जैसे ही हम इंटर करेंगे तो अचानक से r से d हो जाएगा, और r से बड़ा है क्या? d। r से बड़ा है d, बड़ा, बहुत बड़ा है एक्चुअली, कंटिन्यूएशन में भी नहीं है वो। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी अंदर में जाते ही क्या हो जानी है? बढ़ जानी है। तो बढ़ जाएगा तो क्या होगा? क्या यहां से कंटिन्यू करेगा या कहीं ऊपर से? ऊपर से, और यहां तक होगा। अब जैसे ही फिर बाहर निकलेंगे तो ये अपना जो कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा था वही मेंटेन करता रहेगा। तो वो तो खैर आप समझ ही रहे हो। तो ये प्लॉट होगी, तो अपने आंसर क्या हो जाएंगे? डी। तो काफी बढ़िया सवाल है ये। क्लियर है? तो जब भी इंटेंसिटी और एक्स, इंटेंसिटी और पोजीशन एक्स पे जाए तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करते रहिएगा। क्लियर है? कभी कभी दो दो आपसे क्या कर देगा? कैविटी डाल देगा। तो दो कैविटी डाल देगा तो वैसे ही प्लॉट करते रहिए। करिए, तो मैं एक आपको दो कैविटी वाला बना के बताता हूं। जैसे सवाल मैं यहां दे दूं और यहां से एक कैविटी ये है और एक कैविटी ये है। क्लियर है? और इस तरह से यहां बढ़ना है। तो क्या करेंगे? सोचिए फटाफट। सबसे पहले तो हम लोग एक नॉर्मल सा प्लॉट ऐसे करके और यहां पे ऐसे चले आते हैं। हाँ, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, जहां तक कैविटी होगी वैल्यू तो आपको पता ही है, थोड़ा बढ़ जाता है ना, तो बढ़ करके कांस्टेंट होगा। फिर आगे में बढ़ेगी क्योंकि गैपिंग है, तो फिर अंदर में, इसके अंदर में आ गए। फिर कुछ दूर के बाद, राइट, कुछ दूर के बाद मान लो कि यहीं पे फिर से कैविटी चालू हो गई, राइट। तो कैविटी जहां चालू हो गई, फिर यहां से यहां मिटा दो इसको, थोड़ा बढ़ जाओ। अब यहां देखना है कि थोड़ा बढ़ के होगा कि यहीं पे होगा कि थोड़ा नीचे से होगा, ये भी सोचने की चीज है। सोचो, देखो, जब हम यहां पे हैं, ऑब्वियसली फिर वही कहानी है, जब हम यहां पे हैं तो हम ये डिस्टेंस यूज कर रहे हैं, राइट। और जैसे ही हम यहां आएंगे या अंदर के किसी पॉइंट पे आएंगे तो हम ये सेंटर और इस सेंटर के बीच के डिस्टेंस डायरेक्ट यूज करेंगे। क्लियर है? तो इसलिए यहां भी कहीं होने वाली है, बढ़ जाने वाली है अचानक से। और जैसे ही हम यहां पे गए, फिर जैसे ही एंड होगा फिर थोड़ा बढ़ जाएगा और इस तरह से ग्राफ होगा। तो आई होप आपको ये सब चीज समझ में आ रही होगी कि जहां जहां क्या होगा, इनसाइड वाला होगा वहां वहां डायरेक्टली होगी और कैविटी के अंदर कांस्टेंट होगी, थोड़ी बढ़ के, देख रहे हो। फिर जैसे ही यहां मौका मिला फिर यही ग्राफ प्लॉट कर रहा है आगे, और फिर जैसे ही कैविटी के अंदर आ गए फिर कांस्टेंट थोड़ा बढ़ के, और फिर जैसे ही हम यहां से यहां गए फिर कुछ देर बढ़ा और जैसे ही बाहर निकलेंगे घटने लगेगी। तो इसका ग्राफ ये हो गया। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इस टाइप का कहीं भी कोई ग्राफ दे दिया जाए तो आप आराम से उसको प्लॉट कर लीजिएगा, कोई शक इसमें कहीं कॉपी किया जाए। चलिए एक आप लोग प्लॉट करके बताइए। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, EX ग्राफ को प्लॉट करनी है आपको।
ये कैविटी है, बाकी जगह पर प्लस चार्ज है। ठीक है, तो आप यहां से जाओ और x पे जाओ और इंटेंसिटी EX ग्राफ प्लॉट करो, प्लॉट EX ग्राफ। तो चलिए आपको EX ग्राफ प्लॉट करना है इस सिचुएशन के लिए। वीडियो को 1 मिनट पॉज कीजिए, प्लॉट कीजिए और फिर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप उसको अच्छे से देखिए। होपफुली आपका हो गया होगा। चलिए तो डिस्कस करते हैं। क्या यहां से यहां तक अभी इनसाइड में है? तो ऑब्वियसली जब इनसाइड में है तो इंटेंसिटी इस तरीके से वेरी करेगी, राइट? तो कहां तक इस तरीके से वेरी करेगी? जब तक हम इनसाइड में हैं। जैसे ही यहां से यहां पार करेंगे वैसे ही इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, कांस्टेंट। क्लियर है? लेकिन क्या इसके बाद कोई रीजन है जो इनसाइड में रहे? बिल्कुल नहीं, इसके बाद तो कोई रीजन ही नहीं है, मतलब सीधे बाहर निकलना है। तो ये ग्राफ नहीं होगा, सीधे बाहर निकलने का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। सो क्लियर है? जैसे ही हम यहां से आगे बढ़ेंगे वैसे सीधे नीचे तक। लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनिए, लेकिन ये जो घटने का जो तरीका है, क्या यहीं से होगा या कहीं और से होगा? ये भी अपने आप में सोचने वाला है। तो ऑब्वियसली सोचिए, जब हम यहां पे रहेंगे, गौर सुनिए, जब हम यहां पे रहेंगे तो जस्ट अभी अंदर में रहेंगे, तो अंदर में इंटेंसिटी तो इसी फॉर्मूला से गवर्न होगी ना, 3 एप्सिलॉन नॉट डी से, और ये डी जो है इतना से इतना ही। लेकिन जैसे ही हम सरफेस पे आ जाएंगे तो सरफेस की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? सोचिए, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर, और कैपिटल आर तो ये पूरा है ना, कैपिटल आर तो स्मॉल जो डी से उससे बड़ी है ना। तो अचानक से इसकी वैल्यू, इस दोनों के वैल्यूज में फर्क है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ऐसा नहीं कि यहां से कंटिन्यू करेगा, ये कहां से कंटिन्यू करेगा? ये जहां तक ये गई थी ना ग्राफ, वहीं से ये ऐसे कंटिन्यू कर जाएगा। क्लियर है? तो इस ग्राफ को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ होगी। एक्चुअली है वैसे ही ग्राफ, बस इसमें फर्क क्या है, यहां बाहर निकलने का मौका नहीं मिला है। क्लियर है? तो चलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर कैविटी है, तो कैविटी के अंदर में तो हम लोग इंटेंसिटी निकाल लिए, और बाहर के किसी पी पॉइंट पे रहेंगे तो वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी। क्लियर है? तो वो बहुत आसान है, वो आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन के जरिए मैं आपको सॉल्व करता हूं। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई सॉलिड स्फीयर है और इसमें कोई कैविटी है, इस तरह से, और पी पॉइंट बाहर में है जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, और ये जो कैविटी है, कैविटी का कुछ साइज वगैरह गिवन है। इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसकी जो रेडियस है वो एक्चुअली r/3 है। क्लियर है? r/3, और इसकी जो डिस्टेंस है यहां से कुछ गिवन है। क्लियर है? मान लो कि यहां से यहां डिस्टेंस है r/6। गौर से देखो, तो यहां से कितनी डिस्टेंस है? r/6, और यहां से कितनी है? r/3 और r/3, यानी ये वाली गैपिंग कितनी हो जाएगी वो तो आप पता कर ही सकते हो। खैर वो जो भी है वो आप पता कर लेना। सपोज करो कि इसकी डेंसिटी क्या है? रो। क्लियर है? तो P पर आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, EP फाइंड करनी। सोचो कैसे निकालें। अब तो फिर बाहर में है ना, तो कहानी वही है, पहले इसको पूरा का पूरा पैक कर देंगे, मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर का एक सिस्टम मान के चलेंगे, और फिर उसी जगह पर इस सिस्टम को नेगेटिव चार्ज का स्फीयर मान के चलेंगे, और यहां पे इंटेंसिटी पूरे पॉजिटिव की वजह से निकाल लेंगे, फिर नेगेटिव की वजह से निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। तो क्लियर सी बात है कि पूरे स्फीयर को हम कुछ इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर? ये माइनस वाला माइनस डेंसिटी और ये वाला प्लस डेंसिटी। ठीक है, और मेरे को P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है। तो जो P पर इंटेंसिटी निकालेंगे वो तो आउटसाइड है, और आउटसाइड में इंटेंसिटी क्या होती है अगर डेंसिटी के टर्म में लिखे तो ये होती है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है ना, स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/स्मॉल r², लेकिन यहाँ डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी के टर्म में अगर हम किसी चीज को लिखें तो कैसे होगा? चार्ज को हम लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई r का क्यू, डेंसिटी के टर्म में, राइट? रो पूरा भरेंगे, देखो डेंसिटी है ना अभी फिलहाल इतना का है पार्ट, लेकिन जब हम पूरा फिलअप करेंगे तो डेंसिटी तो वही होगी ना,
और इसकी पूरी रेडियस क्या है, पूरी रेडियस r है। तो मैं चाहता हूँ कि इंटेंसिटी इस पूरे की वजह से निकालूँ, तो क्या करूँ भाई, कुछ कटेगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ρ/3 एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या हो जाएगा r का, ये एक्चुअली स्क्वायर है तो r स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा आपका, अगर ध्यान से देखें तो r का क्यूब। क्लियर है? तो ये इंटेंसिटी हो गई। क्लियर है? कहां पे, बाहर के किसी भी पॉइंट पे, किसके टर्म में, रो के टर्म में। क्लियर है? पहले आप इस चीज को एक बार अच्छे से विजुलाइज कीजिए। अब बहुत ही आसान है, अगर मैं यहां पे हूं तो सोचो सेंटर से मैं कितनी डिस्टेंस पे हूं, स्मॉल r पे, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे हूं, स्मॉल r पे। तो हो गया, इसका तो लिखेंगे रो r की क्यूब/3 एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। ये इंटेंसिटी किस साइड, इस साइड। और अगर निगेटिव चार्ज की वजह से देखें तो निगेटिव की वजह से इंटेंसिटी इस साइड, ये पॉजिटिव की वजह से और ये निगेटिव की वजह से इस साइड। तो इस इंटेंसिटी में से ये वाला इंटेंसिटी माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो माइनस इसके वजह से जो इंटेंसिटी है, सोचो कितनी होगी। ये भी तो एक सॉलिड स्फीयर माना जाएगा निगेटिव चार्ज का, और बस यहां से सेंटर से डिस्टेंस आपको पता कर लेना है। तो सोचिए, जब यहां से यहां पूरा r है, क्लियर, तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस होगी, r/6 प्लस r/3। पूरे r में से अगर मैं r/3 प्लस r/6 माइनस कर लूं तो आ जाएगा अपना डिस्टेंस। तो ये सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, सोचो, इस दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा आपका 3, नीचे 6 हो जाएगा, और ये 3r यानी r/2। फाइनली ये हो जाएगा r/2। क्लियर है? तो ये r/2 हो गया। क्लियर? तो मैं क्या करूं, मतलब यहां से जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गई, सोचो स्मॉल r माइनस r/2। तो सोचो क्या करें, रो वही होगी, रेडियस, हाँ यहां सोचो, यहां इसकी रेडियस क्या है, इस पूरे सिस्टम की रेडियस क्या है, सोचो तो r/3। तो r की जगह पर क्या होगी, r/3 का होल क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और r की जगह पर क्या होगी, ये वाली r माइनस r/2 का होल स्क्वायर। तो क्लियर है, ये चीज आप समझ रहे हैं। तो बाहर में इंटेंसिटी जब हो तो कहीं कोई इश्यू नहीं है, सिंपल आप बड़े वाले को क्या कर लो, पूरा पैक कर लो, और उसके वजह से इंटेंसिटी फाइंड कर लो, और छोटे के वजह से इंटेंसिटी फाइंड कर लो, और दोनों को माइनस कर लो। ठीक है? और छोटे की इंटेंसिटी निकालने में ध्यान इस बात का रखना कि उसका रेडियस ध्यान से देखना, ठीक है, और फिर उसके सेंटर से डिस्टेंस देखना। ठीक है? ये जो P पॉइंट है इसके सेंटर से नहीं, आपको इसके सेंटर से देखना है। इस वाले सवाल में वही मैंने किया है, पूरा जब r था तो इसके सेंटर से डिस्टेंस निकालने के लिए पूरे r में से r/6 प्लस r/3 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है? और साथ साथ इसका रेडियस r नहीं है बल्कि क्या है, r/3 है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। तो ये जो भी वैल्यू आ जाए ये आपका इंटेंसिटी हो जाएगा। तो आई होप आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। जब भी आपसे इस तरह के सवाल करें तो आप आराम से सवालों को जवाब दे देना, जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव के कंसेप्ट से। क्लियर है? तो कॉपी किया जाए।